हेलो लर्नर्स, वेलकम टू फिनकॉम ट्राइब क्लासेस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को, मतलब आज़ादी से काफ़ी पहले। तो देखिए, ये जो लेजिस्लेटिव है ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है और इसमें टोटल 266 सेशंस, जिनका डिविजन्स कुछ इस तरीके से किया गया है कि 1 to 75 जनरल प्रोविजंस, 76 to 123 सेक्शंस में सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड बात की गई है। सेक्शन 124 से 147 इंडैमनिटी एंड गारंटी से रिलेटेड है। सेक्शन 148 to 181 बेलमेंट एंड प्लेज, 182 to 238 एजेंसी एंड सेक्शन 239 to 266 पार्टनरशिप की बात करता है। बट 1930 में क्या हुआ कि इस एक्ट का ये 76 सेक्शन से 123 सेक्शन वाला सेल्स ऑफ गुड एक्ट को हटा दिया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेटिव सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया। सिमिलरली 1932 में इस एक्ट का लास्ट पार्ट दैट इज़ 239 to 266 पार्टनरशिप को हटा दिया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेटिव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया। इट्स एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बचे ये 4 डिविजन्स: जनरल प्रोविजंस, इंडैमनिटी, बेलमेंट एंड एजेंसी। इस एक्ट के ये बचे हुए 4 प्रोविजंस आपको बताते हैं वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के, कि कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी। फर्दर वी विल टॉक अबाउट कि हाउ द जनरल एग्रीमेंट्स आर मेड। Now further we have 2 statements: all contracts are agreements and all agreements are not contract। तो इन दोनों बातों को, इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए हमें पहले 2 वर्ड समझने पड़ेंगे, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जिसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कहा कि क्या आप मुझसे ये फ़ोन 30,000 रुपये में ख़रीदेंगे, एंड आपने भी मुझे बोला कि हाँ, मैं आपसे ये फ़ोन 30,000 रुपये में ख़रीदूँगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट का, और अब इन्हीं 2 स्टेटमेंट से हम ये पूरा चेन समझेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स में डिफरेंस समझेंगे। तो जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ये फ़ोन 30,000 रुपये में ख़रीदेंगे, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था ये प्रपोज़ल था। प्रपोज़ल को हम ऑफ़र भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया प्रपोज़ल, और आपने मुझे कहा कि हाँ, मैं आपसे ये फ़ोन 30,000 रुपये में ख़रीदूँगा। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टेंस, मतलब प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस में क्या कंसिडरेशन था? हाँ, मुझे 30,000 रुपये मिल रहे थे और आपको इन रिटर्न फ़ोन मिल रहा था। तो जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होता है वो बन जाता है एग्रीमेंट। तो इस एग्जांपल से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। अब इन्हीं टर्म से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है 2B, जो डिफाइन करता है प्रॉमिस को। मीन्स एवरी प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे ही किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। इसके बाद है 2E, जो अग्रीमेंट को डिफाइन करता है, जो कहता है हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन सेट करते हैं या फॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है 2H में। देखिए, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मेंशन है, एनफोर्सेबल, कि मतलब हर वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। और यही है 2H की डेफिनेशन कि एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबल का मतलब है कि जिसे लॉ फोर्स में ला सके, मतलब लॉ लागू में ला सके। अब इस टर्म एनफोर्सेबिलिटी को हम 2 कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक टीवी चाहिए था, आपने अमेज़ॉन पे अपना मनपसंद टीवी सर्च किया और एक ऑफ़र देखा और ऑर्डर प्लेस कर दिया और 40,000 रुपये आपने ट्रांसफ़र भी कर दिए। अमेज़ॉन आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है एंड 40,000 की कंसिडरेशन भी एक्सेप्ट कर लेता है, बट टीवी आपके घर डिलीवर नहीं करता है।
तो आप मुझे बताइए कि जो आपके और अमेज़न के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीवी को लेके, क्या कोर्ट उसको फुलफ़िल करवा सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो कोर्ट अमेज़न को बोलेगा कि या तो आप अपना टीवी डिलीवर कर दीजिए या पैसे वापस कर दीजिए। तो ये हुआ एनफोर्सिबिलिटी का मतलब। जो भी टर्म्स एग्री किए गए हैं उन्हें फोर्स में लेके आना, एनफोर्सिएबिलिटी। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि तू अगर 12th में 80% से ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो मैं तुझे एक मोबाइल लेके दूंगी। एंड बोर्ड के रिजल्ट में उसके 90% मार्क्स आ जाते हैं और वह मुझे बोलता है कि लाओ मुझे फ़ोन दो। तो मैं कहती हूँ कि कौन सा फ़ोन, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। तो क्या इस केस में मेरा भाई मुझे पे केस कर सकता है? तो क्या कोर्ट इस केस में कुछ भी कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह एक सोशल एग्रीमेंट था जिससे एंटर करते वक्त लीगल एक्शन लेना या रेमेडी प्राप्त करना हमारा कोई मकसद नहीं था। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनफोर्सिबिलिटी होती क्या है। तो एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल कैसे करवाया जाता है? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर सेक्शन 10 में दी गई कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 10 की कंडीशंस। फर्स्ट वन इज़ कंसिडरेशन। ऑब्वियसली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ पे कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए और फ्री कंसेंट होना चाहिए एक दूसरे का। कोई भी जोर ज़बरदस्ती में हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला सकते। देन इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी लॉफुल। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त देयर शुड बी ए लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जो एक यूनिवर्सिटी के पेपर लीक कर देता है और बी पर्सन है वो उसको कहता है कि तुम मुझे पेपर ला के दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूँगा। ए पेपर दे देता है बी को, बट बी डिनाई कर देता है 20,000 रुपये देने के लिए। तो क्या इस सिचुएशन में ए कुछ कर सकता है? नहीं, क्योंकि जो कंसिडरेशन दो ऑब्जेक्ट था वो लीगल नहीं था। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक इलीगल है, अनलॉफुल है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिकली ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, तो ही वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। देन कम्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेसिकली दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक एग्रीमेंट में जब एक ऑफर, जो एक प्रॉमिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है एंड देन एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। थैंक यू।